आप सबका स्वागत है मिडनाइट मेथोस में। आज की कहानी का नाम है गुमनाम है कोई, स्वाति गौतम द्वारा लिखित। दोस्तों, अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ सुनना पसंद है तो मिडनाइट मेथोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मैं लाती हूँ तरह तरह की हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। धन्यवाद। चाय की टपरी के पास भीड़ लगी है। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। चाय वाले से पूछताछ करते हुए दो सिपाही वहां मुस्तैद खड़े हैं। हुआ यूं कि पिछली रात टपरी के बराबर में बने लेखा जोखा विभाग के दफ्तर में रामधनी सिंह, जो कि एक क्लर्क थे, कि चाकू मारकर किसी ने हत्या कर दी। कातिल का सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। बहुत से व्यक्ति संदिग्ध हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। कई दफ्तर के आदमियों के अलावा पुलिस के शक की सुई चाय वाले पर घूम गई है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब को किसी ने बताया है कि शाम 5 बजे के बाद चाय वाले का एक लड़का, जो मुश्किल से 15 साल का होगा, उनके लिए रोज चाय लेकर आता था। वह आया था और लगभग उसी के आसपास उन्हें मृत पाया गया। बस उसी की पूछताछ करते हुए दो सिपाही चाय की टपरी पर खड़े हैं। चाय वाला ठीक ठाक बता नहीं पा रहा है कि वह लड़का आज क्यों नहीं आया। बहस आगे बढ़ी और एक पुलिस वाले ने कहा कि तुमने जानबूझकर उसे भगा दिया, लेकिन वह हाथ जोड़ रहा था कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आज उसने पहली बार छुट्टी ली है। वह कभी छुट्टी भी नहीं लेता। सिपाही ने उसके घर का पता पूछा तो उसने कहा कि वह नहीं जानता। अभी 3 महीने पहले से ही उसने काम शुरू किया था। दूसरे सिपाही ने कर्कश आवाज में उसे डांटा, किसी को भी काम पर रख लेते हो क्या? सड़क के पार एक लड़का बहुत गौर से ये सब देख रहा है। भय उसकी आंखों में दिखता है। उसकी उम्र भी लगभग वही 15 साल की रही है। वह चाय की दुकान पर जाकर देखना चाहता है कि मामला क्या है, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए हैं। वह खुद को किसी शिकंजे में फंसा हुआ महसूस करता है। उसने अपने कान भीड़ के पार सिपाही और चाय वाले की बातों पर लगाए हैं, लेकिन वह ठीक से सुनने में असमर्थ है, या यूं कहें कि वह कोशिश कर रहा है कि वह मौन को सुन ले, लेकिन वह एक शब्द भी समझ नहीं पा रहा है। उसके दिल की धड़कनें हतप्रभ होकर चल रही हैं। उसने सोचा नहीं था कि इसका ये परिणाम होगा, या पुलिस उस तक इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। उसने तो सुना था कि उसके पास ढेरों काम होते हैं। इतना सा पुलिस स्टेशन, उसमें 10-5 लोग क्या शहर भर की निगरानी रख पाएंगे? एक बार तो वह चक्कर लगाकर पुलिस स्टेशन को देख भी आया था। उसे तो कुछ खास नहीं लगा कि उनके पास कोई ऐसी शक्ति होगी जिससे वह कुछ ही समय में ये पता लगा ले कि किसी ने क्या अपराध किया है। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। राजन को आज तक नहीं पकड़ा गया। माँ कहती थी कि उसने बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं, कितनी हत्याएं की हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं। गिनती तो छोड़ो, उसका फोटो तो उस दीवार पर भी नहीं लगा हुआ जहां पुलिस स्टेशन में लोगों के दीवार पर फोटो टंग जाते हैं। अचानक आए इस विचार से उसका दिल कांप गया। उसे कौन बचाएगा? कहते हैं कि वकील करने पड़ते हैं, और हथकड़ी लग गई तो एक बार जेल गए तो बार बार जाना पड़ता है। हर बात के लिए फिर पुलिस का शक आप पर ही घूम जाता है। वह आपका नाम एक रजिस्टर में रख लेती है, और कोई भी अपराध होता है तो आपको ढूंढ निकालती है। ये विचार ही उसे अंदर तक खा जाने वाला था। जैसे काटो तो खून नहीं। तभी पहला सिपाही अपने हाथ में तंबाकू मसलता, डंडा हाथ में पकड़े भीड़ को चीरता बाहर निकला। वह एक सरसरी नजर इधर उधर दौड़ा रहा है। वह आने जाने वाले स्कूटर, साइकिल, कभी वह बिल्डिंग को देखता तो कभी अचानक स्टैंड पर खड़ी साइकिल को देखता। लड़के ने अपनी गर्दन झुकाकर अपनी आंखें उस पर टिका दी। वह नहीं चाहता कि उन दोनों की आंखें टकराए और उसे पता चल जाए कि ये वही लड़का है। तभी एक साइकिल सवार लड़के से टकराया और उसकी साइकिल गिर गई। सिपाही का सारा ध्यान इधर उधर से हटकर लड़के और साइकिल वाले पर टिक गया। लड़के ने साइकिल वाले का सामान उठाकर कैरियर पर जमाया और बीच बीच में पुलिस वाले की ओर भी देख रहा था। साइकिल वाले ने सिपाही को देखते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, मानो उसने बिना कहे ही अपनी गलती स्वीकार कर ली हो कि आज के बाद वह कभी किसी को ऐसे चोट नहीं पहुंचाएगा।
लेकिन सिपाही को लड़के की आंखें खटक रही हैं। उसके हाव भाव और उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी दिखती है। वह एक सामान उठाता है तो दूसरा गिर जाता है, जब वह दूसरा उठाता है तो पहला गिर जाता है। लगता है कि वह किसी जल्दबाजी में है। सिपाही ने अपने दिमाग पर जोर दिया कि अगर इसे जल्दबाजी है तो ये यहाँ इतनी देर से क्यों खड़ा था, वह भी एक ही पोजीशन में। सिपाही के दिमाग की घंटी बजी। वह भीड़ को देख रहा था। अगर वह भीड़ को देख रहा था तो उसने पास आकर क्यों नहीं जानना चाहा कि भीड़ के अंदर क्या चल रहा है। वह सड़क की दूसरी तरफ खड़ा होकर भीड़ में क्यों झांकने की कोशिश कर रहा है। और अचानक उसे आभास हुआ कि इसकी उम्र तो उसी लड़के से मिलती है। सिपाही ने तभी अपने साथी को आवाज दी, चंद्रभान। चंद्रभान भीड़ को चीरता हुआ बाहर निकला और सिपाही ने चंद्रभान को अंकित किया। लड़का मिल गया। साइकिल वाला तो चला गया, लेकिन लड़का अब तक समझ चुका था कि वह नजरों में आ चुका है। लड़के ने तेजी से चलना शुरू किया और बीच बीच में वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके देख भी लेता है कि कहीं उसके पीछे कोई है तो नहीं। चंद्रभान ने उसे आवाज दी, ए लड़के। लड़के ने अपने कदमों को और तेज कर दिया और दिखाया कि आवाज उसके ऊपर से होकर निकल गई। ए लड़के, ये चंद्रभान की दूसरी आवाज थी। दोनों सिपाही सड़क को क्रॉस करके लड़के के पीछे आ चुके थे। उसके तेज कदम मैराथन को भी मात दे रहे थे। सिपाहियों ने भी अपनी चलने की गति बढ़ा दी। चंद्रभान लगभग 40 के आसपास होगा, लेकिन पहला सिपाही तो उससे भी बड़ी उम्र का दिखते हैं। दोनों की चाल की गति लड़के की चाल की गति से कम ही है। उनका रोज का काम अपराधियों और संदिग्ध लोगों के पीछे भागना ठहरा, लेकिन लड़का किसी पहली बार हुए अपराध से बचकर भाग रहा है। उसकी गति किसी रेलगाड़ी की तरह बढ़ती हुई नजर आती है। धीरे धीरे वह अपनी रफ्तार पकड़ रही है। जब उसे लगा कि सिपाहियों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है तो उसने दौड़ना शुरू कर दिया। दोनों सिपाही उसके पीछे दौड़ने लगे। लड़का आगे है, सिपाही उसके पीछे हैं। सिपाही जितना उसके करीब जाने की कोशिश करते, लड़का और सिपाहियों के बीच का फासला उतने ही कदम बढ़ जाता है। लड़का दौड़ रहा है, उसकी सांस फूल रही है। पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया, बस मारा मारा फिर रहा है और छुपने की कोशिश कर रहा है। पकड़े जाने का भय कल रात से ही उस पर भारी है। यहाँ तक कि सपने में भी उसने बस यही देखा कि वह दौड़ रहा है और लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वह घबराकर उठ गया था और फुटपाथ से सीधा उठकर चाय वाले की टपरी के सामने वाली सड़क पर आ बैठा। वह टपरी को घूर कर देखता रहा था और अपने मन ही मन ये निश्चय कर चुका था कि चाहे कुछ हो जाए, वह आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेगा। उसे ईश्वर को ऐसा मौका देना चाहिए उसे सुधरने के लिए। ये सोचते हुए सामने बने हनुमान जी के मंदिर में अपने हाथ भी जोड़ दिए थे। मरता क्या ना करता, उसके सामने कोई विकल्प नहीं था। अपराधी बनना तय था। लगभग 10 बजे तक वह ऐसे ही टपरी के सामने बैठा रहा और धीरे धीरे टपरी पर भीड़ जमा होती चली गई। आखिरकार एक पुलिस की गाड़ी और उन्होंने सारा माजरा समझ लिया। वह बस दूर से देख रहा था। उसे यकीन था कि इतनी भीड़ में पुलिस कभी ये पता नहीं लगा पाएगी कि वह लड़का वही था। पर जाने कैसे बिना देखे भी सिपाहियों ने कैसे अंदाजा लगा लिया। आज उसे समझ आया था कि पुलिस के हाथों से कोई नहीं बच सकता। अम्मा कहती थी पुलिस की ट्रेनिंग होती है, वह किसी भी अपराधी को जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं। वह सोचता कि आखिर ऐसी कैसी ट्रेनिंग होती है भला कि हम सब कुछ पता लगा सकते हैं। वह 5 साल का था जब अम्मा की उंगली पकड़े किसी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था। बाबा कई दिनों से घर नहीं आए थे और अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोगों ने उससे कहा था कि उसे पास वाले शहर जाकर रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। उसे याद है वह कई घंटों तक बाहर बैठकर किसी पुलिस वाले का इंतजार करता रहा था। जब उनका नंबर आया तो उसे पुलिस वाले ने एक गिलास पानी दे अम्मा को चुप कराया और बाबा का सारा हुलिया पूछ लिया तथा कहा कि जैसे ही कुछ पता लगता है वह जरूर बताएंगे। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, पर ना जाने क्यों
जब भी कोई गाड़ी गांव में आती, अम्मा हैरानी से भागती हुई बाहर आती थी कि कहीं कोई पुलिस वाला तो नहीं आया। जैसे इंतजार में अम्मा 4 दिन में ही थोड़ी और दुबली हो गई थी। फिर एक दिन गाड़ी तो नहीं, एक मोटरसाइकिल आई। अम्मा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। उसने बोला था, अम्मा मैं चलूं, लेकिन अम्मा ने मना कर दिया, वह नहीं ले जाएगी। और जब वह वापस आई, बहुत अजीब लग रही थी। वह चप्पल पहनकर घर से गई थी, लेकिन नंगे पांव थी। उसकी धोती का पल्ला ही कंधे पर बचा था। वह अपने आधे पल्ले को अपने मुंह से छुपाए बिना आवाज के रो रही थी। उससे पहले अम्मा बहुत तेज चिल्ला चिल्लाकर रोया करती थी। आसपास सभी उसे चुप करा रहे थे और वह समझ ना सका था। फिर उसे कहीं से पता चला कि बाबा नहीं रहे। बाबा के जाते ही अम्मा की खांसी शुरू हुई, और ऐसी शुरू हुई कि वह कभी बंद ही नहीं हुई। और एक दिन जब बंद हुई, फिर वह कभी नहीं खांसी। वह 10 साल का हो चुका था। एक दिन वह छगन चाचा के साथ शहर आ गया। तब से और अब तक बस भाग रहा है। छगन चाचा ने कहा था रिक्शा दिलवा देगा, लेकिन रिक्शा मिलना कोई आसान है। देखो आज वह फंस गया ना। पुलिस ने ना जाने कहां से बाबा को खोज निकाला था, और आज उसे भी खोज निकाला। वह दौड़ रहा है, और तेज और तेज। हाँफते हाँफते उसकी सांस आनी बंद हो गई है। दोनों पुलिस वाले उसके पीछे हैं, और तेज दौड़ता हुआ वह जैसे अपनी जिंदगी की दौड़ पूरी कर लेगा। तभी किसी ने आकर उसके पैर में अड़ंगी लगाई और वह धड़ाम नीचे गिर पड़ा। चंद्रभान ने उसे उसकी फटी हुई शर्ट से पकड़कर ऊपर उठाया। क्यों बे, सुनाई नहीं देता क्या? वह हाथ जोड़ते हुए खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने झुककर चंद्रभान के पैर पकड़ लिए। मैंने कुछ नहीं किया। अरे तो फिर भाग क्यों रहा है? बोल, क्यों भाग रहा है? तभी हाँफते हुए पहले सिपाही लड़किया के पास पहुंचा और बोला, बहुत दौड़ाया भाई, 10 साल बाद इतनी तेज दौड़ा हूं। क्यों, क्या खाता है? कुछ नहीं खाया साहब, कल से कुछ नहीं खाया। लड़के ने इस सवाल को गंभीरता से लिया और रोककर गिड़गिड़ाने लगा। अब हम तेरा कल से पहले का भी सारा खाया पिया निकाल देंगे, चल। दोनों सिपाहियों ने उसके हाथ पकड़े और खींचकर उसे टपरी की ओर ले जाने लगे। जरा सी उम्र में इनके अपराध तो देखिए। चंद्रभान ने पहले सिपाही की ओर इशारा करते हुए कहा। लड़का सुबक रहा है, लेकिन उसके रोने की आवाज दोनों सिपाहियों में से किसी के कानों में नहीं पड़ी। हर अपराधी की यही पहचान है कि जब तक वह पकड़ा नहीं जाता, तब तक अपने आप को 30 मार खां समझता है, और पकड़ लिए जाने पर वह ऐसे दिखाता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा लाचार गरीब इंसान वही है। सिपाहियों ने कुछ ही मिनटों में टपरी तक की दूरी तय कर ली थी। भीड़ कम हो चुकी थी, और टपरी वाले के अलावा एक तो आदमी वहां नजर आते थे। जैसे ही चाय वाले की नजर लड़के पर पड़ी, वह उछलकर अपने दांतों को पीसता हुआ लड़के की तरफ बढ़ा और एक चांटा लड़के के गाल पर जमा दिया। चंद्रभान ने चाय वाले को रोकते हुए कहा, हम यहाँ खड़े हैं तो तुम्हें पंचायत करने की क्या जरूरत है? मार क्यों रहे हो? इतने में ही इंस्पेक्टर साहब दफ्तर से निकलकर बाहर आ चुके थे। चंद्रभान ने सीना चौड़ा करते हुए लड़के को आगे कर दिया। सर, हमने पकड़ लिया। ये पूरे करियर में पहला केस था जो चंद्रभान ने सॉल्व किया था। इंस्पेक्टर साहब ने इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी और बहुत सहजता से लड़के का हाथ अपनी तरफ खींचा और पूछा, हाँ बताओ, क्या जानते हो? तभी चाय वाला कूदा। उसे लगा कि इंस्पेक्टर कुछ समझदार दिखता है। उसने कहा, साहब, इसे जेल के अंदर डाल दीजिए। ये कल मेरे पूरे 2 ब्रेड के पैकेट चुरा कर ले गया। इसके चक्कर में शीशी नीचे गिर गई, सारे रस फैल गए, करीब 200 का नुकसान हो गया साहब। इंस्पेक्टर साहब ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, चोरी क्यों की? साहब, बहुत भूख लगी थी। इंस्पेक्टर साहब ने चंद्रभान की तरफ घूर कर देखा
और लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए जीप की तरफ आगे बढ़ गए। उनके शब्द सिपाहियों और चाय वाले के कानों में पड़ रहे थे। कहाँ से हो? घर वाले कहाँ है? पता है ना, चोरी करना गलत बात है। तुम काम की तलाश मत करो। पढ़ना चाहते हो? चंद्रभान दूर से आती हुई आवाज़ को कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी एक आवाज़ जीप में बैठते हुए इंस्पेक्टर साहब ने चंद्रभान को लगाई और कहा, चंद्रभान, बिना टाइम खराब किए गुमनाम कातिल को ढूंढने की कोशिश करो। दोस्तों, आपने अभी सुनी गुमनाम है कोई, स्वाति गौतम द्वारा लिखित। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको फिर मिलूँगी एक नई हॉरर थ्रिलर कहानी के साथ। धन्यवाद।